Hello, good afternoon, students. खुशी हाँ बेटा कैसे करना होगा ये कौन ऑफिस Hello, students. Hello, students. Hello. Getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'm going to share the screen. Please tell me. Okay, sir. स्क्रीन शेयर होगी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yesterday we were discussed electrochemistry. In electrochemistry, galvanic cell, Nastification, some thermodynamical functions like Gibbs free energy, entropy, and enthalpy, and relationship between the EMF and enthalpy, EMF and Gibbs free energy, EMF and entropy. So today we are going to discuss batteries. सबसे पहले what is the definition of batteries, या हम किसको बैटरी बोलेंगे? So simple thing, these are the combination of the two or more than two electrochemical cell in series. सीरीज आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है. सीरीज का मतलब है अगर हम R1 + R2 + R3 = R, दिस इज द सीरीज.
parallel is 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 is the parallel. So the all chemical cell combined in a series form a battery. 2 more than 2. They in a even number, 2, 4, 6, 8, 10, like that. So they are connected in a series. So batteries provide the electrical energy at the cost of chemical energy. इसका मतलब यह है अगर chemical reactions proceed करेंगी तो ही हमारी जो बैटरी है वो electrical energy को आगे proceed करेगा. It is the device which provide the electrical energy at the cost of the chemical energy, or we can say it is the device in which the chemical energy change into the electrical energy. So it is a definition. ये आपके डिफरेंट टाइप की बैटरीज हमने यहाँ लगा रखी हैं. ये आपके ड्राई, दीज आर द ड्राई बैटरीज. आपने पढ़ा होगा ये पैनासोनिक टाइप जो नए आपके हैं, ये एवरेडी वगैरह, ये सभी आपके देखो निप्पो वगैरह इसमें जो है, दे आर द ड्राई बैटरीज और दे आर द वेट बैटरीज. ये आपके ट्रक्स में, कार्स में, बाइक में, कार आपके इन्वर्टर में ये जो आपकी वेट बैटरीज यूज होती हैं. सो need of batteries used in all spheres of modern age, from toys, mobiles, hearing ads and spacecraft etc. यानी in maximum battery use, the use of batteries in a maximum form in automobiles, like electronic industry also. Worldwide battery industry generates more than $48 billion in sales. यानी कि एक ईयर में आपकी जो बैटरी की सेल है वो $48 बिलियन की है. तो आप समझ सकते हैं कि बैटरी का कंजम्पशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना है. टाइप ऑफ बैटरीज. बेसिकली बैटरीज आर ऑफ 2 टाइप्स. One is primary, second one is secondary. Primary batteries are non-rechargeable. One thing आपने देखा होगा जो ट्रांजिस्टर में जो आपकी बैटरी जो आपकी जो टॉर्च में आपके एक वॉच होती है, क्लॉक वॉच जो आप वॉल क्लॉक लगाते हैं, उसमें जो बैटरी वो यूज होते हैं, दे आर द नॉन रिचार्जेबल और आल्सो नोन एज ड्राई बैटरी. सो redox reaction occurs only once a continues until all the electrolyte is consumed. अगर एक बार इसको यूज कर लिया तो जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल है वो कंज्यूम हो जाता है. फॉर एग्जांपल ड्राई सेल एंड मरकरी सेल. सो दीज आर आल्सो नोन एज ड्राई बैटरीज, नॉन रिचार्जेबल. और इसमें जो रिएक्शन होगी बेटा वो होगी केवल इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी. अगर ये रिचार्जेबल होता तो इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होती. इसका मतलब दोनों डायरेक्शंस में, बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये अगर ये रिएक्शन होती है तो बोलते हैं रिचार्जेबल. इसका मतलब है सेकेंडरी बैटरी आर द रिचार्जेबल बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. फॉर एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी, इट इज इन आवर सिलेबस, ये आपको पढ़नी है. निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी. आजकल बेटा क्या है कि आपकी अब ये नहीं कह सकते ड्राई बैटरी ही आपके नॉन रिचार्जेबल है. आपने देखा कि मोबाइल की जो बैटरी है, दिस इज आल्सो द ड्राई बैटरी बट इट इज अ रिचार्जेबल. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये जो क्लासिफिकेशन है ये रूल आउट हो जाता है, लेकिन ये आपका जो ओल्डन कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से ये यहाँ का डाल रखा है. तो सीधी सी बात है, आप ये नहीं कह सकते कि जो ड्राई बैटरी वो नॉन रिचार्जेबल है. आप कहते हैं सर मोबाइल में तो रिचार्ज हो जाती है, वो भी ड्राई बैटरी है. आजकल बाइक में भी आपकी ड्राई बैटरी आने लगा है, वो भी रिचार्ज हो जाती है. बेटा यही है कि मॉडर्न सिनेरियो में हम नहीं कह सकते कि जो बैटरी नॉन रिचार्जेबल हैं वो प्राइमरी हैं. सिंपल सी बात है, सेकेंडरी बैटरी भी आपकी रिचार्जेबल है और प्राइमरी बैटरी भी रिचार्जेबल है. यानी कहने का मतलब है ड्राई बैटरी है वो भी रिचार्जेबल है और जो वेट बैटरी है वो भी रिचार्जेबल है फ्रॉम एट मॉडर्न सिनेरियो. तो सिंपल सी थिंग है कि अगर ये क्लासिफायर आता है तो बेटा आप यही लिख देना कि प्राइमरी इज नॉन रिचार्जेबल, रिवर्सिबल रिएक्शंस, consume all chemicals which are present in the battery, और एग्जांपल आपका ड्राई सेल और मरकरी सेल. सेकेंडरी में इट इज दे आर द रिचार्जेबल
रिचार्जेबल है तो रिएक्शन आपकी रिवर्सेबल हो जाएंगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। तो सिंपल चीज है। और एग्जांपल आपका है लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी आपके सिलेबस में है, बाकी और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये जो फिगर मैंने बना रखे हैं ये केवल एक सिंबॉलिक फिगर है। आपके बैटरी में जो बेसिक फिगर है वो यही है। ये आपका कार्बन, आपके पॉजिटिव, ये आपका कार्बन रॉड है, नीचे आपका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये बेसिक आपका वो सेल है जिसमें आप ट्रांजिस्टर, रेडियो या अपनी वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, या अपने रिमोट कंट्रोल में जो रिमोट होता है टीवी का उसमें यूज करते हैं। इसी तरीके ये कार्बन रॉड, ये सेपरेटर लगा दिया है, ये प्रोटेक्टिव कन्वर्टिंग है बाहर, इसका आउटर एरिया। ये अमोनियम क्लोराइड आपका इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, और जिंक केसिंग इस पे एनोड की तरह बिहेव करती है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड। यानी मेन जो केमिकल्स आपका हो गया ये कार्बन रॉड नंबर 1, नंबर 2 जिंक केसिंग एनोड एक्ट एज एनोड, और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारे केमिकल्स मिलके आपको एक ड्राई सेल बना देते हैं। तो कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है आपका वेट बैटरी। तो वेट बैटरी में हम आते हैं आगे, और वेट बैटरी का जो एग्जांपल है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, इसे हम लेड बैटरी भी बोलते हैं, और इट इज ए सेकेंडरी बैटरी, इट इज ए रिचार्जेबल बैटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी। It is generally a 12 volt consisting 6 cells connected in a series and is commonly used in the automobiles and inverters. तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट बैटरी का एग्जांपल लेके चलेंगे हम, जिसमें आपने बताया था मैंने कि अगर आपको सेल जो लेने हैं आपको इवन नंबर लेने हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2, 4, 6, 8। अब देखिए 6 सेल्स अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे जो बैटरी कितने वोल्ट की बनती है, 12 वोल्ट की। इस तरह अगर 8 लेंगे तो 16, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रेजेंट सेल्स इन सीरीज आपको ये बताएंगे कि वो कितने वोल्ट की बैटरी है। तो जनरली हम जो एग्जांपल ले रहे हैं 12 वोल्ट बैटरी का ले रहे हैं, जिसमें 6 सेल्स कंबाइंड होंगे इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, कॉमनली यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल। दिस इज द फिगर। और ये यूज कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल्स, मेनली ऑटोमोबाइल्स। आपका इन्वर्टर जो हैवी ऑटोमोबाइल्स हैं, ट्रक्स, कार्स, बसेस, और जो हैवी ट्रक्स जो होते हैं उनमें। तो ये आपका सिंपल सा फिगर है। आप कहेंगे सर ये फिगर बनाना, ये फिगर कतई बिल्कुल नहीं बनाना है। फिगर जो बनाना है वो आपको ये बनाना है, आगे आएगा। दिस इज द फिगर। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ये आप देख रहे हैं एक को हमने ये जो इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स है। आप सेल्स कंबाइन कर दीजिए 1, 2 और 3, और ये आपका एक ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसे बाय मिस्टेक है। इसका मतलब हमारे कितने आपके होने चाहिए, तो आपके कितने सेल हो गए, 1, 2, 3, 3 सेल्स आपके इसमें हो गए। यानी कॉम्बिनेशन अगर देखा हाफ सेल्स देखा जाए तो 6 हाफ सेल हो गए इसके अंदर। तो ये ग्लास का वेसल्स है, आजकल प्लास्टिक का आ गया है। और लेड डाइऑक्साइड और लेड, इसका मतलब है ये जो आपके कैथोड जो बनता है ये लेड डाइऑक्साइड का है, और आपका जो एनोड है वो लेड का है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट का मतलब ये है इसमें एक डेंसिटी एसिड की फिक्स रहेगी। तो डेंसिटी है हमारे एसिड की 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस इसका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, आप इसमें ऐसे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यही हम जनरली बैटरी यूज करते हैं। और ये जो आपका एनोड है इट इज अ ग्रेड ऑफ एसबी लेड एंटीमनी एलॉय। ये लेड एंटीमनी एलॉय इसलिए लेते हैं कि अगर एलॉय हम लेंगे बैटरी के अंदर तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरीके से तो यानी कि लेड और इसका एंटीमनी का एलॉय है जो आपका एक्ट एज अ एनोड, और एक आपका लेड एंटीमनी का एलॉय है पैक्ड विद द PbO2, यानी वहां भी एक इसी का एलॉय, लेकिन उसके ऊपर जो क्या करते हैं लेयरिंग कर देते हैं लेड डाइऑक्साइड की। सो दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। ये मैंने पहले बताया था, अगर सेल हो या आपकी बैटरी हो तो उसमें 2 एंड होते हैं, एक एनोडिक एंड एंड कैथोडिक एंड। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मत समझना कि 1.30 अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे। अब 1.35 लिख दीजिए, 1.4 लिख दीजिए, यानी ये है, ये डिपेंड ऑन द बैटरी टू बैटरी
ये जरूरी नहीं है कि सभी बैटरी में अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे तो 1.30 ही रहेगी, डेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है। कहने का मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ का, तो सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा 1.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय द वुडन एंड फाइबर ग्लास शीट। आपने देखा होगा आजकल की जो बैटरी अगर कभी आप ओपन करें, कभी बाई चांस किसी शॉप पे जाएं, तो आजकल वुडन तो है नहीं आता, आजकल आता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक शीट पॉलीमर्स यूज होते हैं, और फाइबर ग्लास भी आपका एक कंपोजिट है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लास्ट का मतलब ये पॉलीमर पढ़ाया था। आर सस्पेंडेड अल्टरनेटली इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपस में ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहते हैं और इसको ऊपर ये कवर कर देते हैं। अब रिएक्शंस, व्हाट टाइप रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बैटरीज। अब इसमें रिएक्शन बेटा दो टाइप की होंगी, पहली रिएक्शन होगी डिस्चार्जिंग रिएक्शन, दूसरी होगी चार्जिंग रिएक्शन। कहने का मतलब जब आपके घर पे लाइट चली जाती है तो बैटरी इन्वर्टर ऑन हो जाता है, और इन्वर्टर का मतलब वो बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। यानी एक उस टाइप की आपकी बैटरी होगी, रिएक्शंस होंगी। दूसरा रिएक्शन होंगी जब आपकी लाइट आ जाती है और इन्वर्टर बैटरी रिचार्ज होती है। तो इसमें टू टाइप की रिएक्शन होंगी, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन, दूसरा रिचार्जिंग रिएक्शन। तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन पर देख लीजिए, जो एनोड है और कैथोड है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। एनोड पर मैंने बताया था ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, लाइक दैट। लेड सॉलिड जो एलॉय बनाया था हमने, और ये सल्फेट आपका सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होते हैं, यानी रिलीज द इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑलवेज इट टेक्स प्लेस एट एनोड। इज इट ओके? इसके बाद आता है कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो PbO2 हमारा आपका दूसरा कैथोड है। 4H प्लस सल्फेट, या कहां से आया बेटा? ये आया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनता है लेड सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O। अब दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे आपका लेड PbO2, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख दीजिए वो सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कहने का मेरा मतलब इतना सा है, ये जो सल्फेट आयंस और ये 4H आयन है, अगर इनको आप कंबाइंड करें तो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और ये इसी तरीके से राइट हैंड साइड को देखें तो 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट, और ये आपका ट्वाइस H2O। तो आप ये कहेंगे सर ये कैसे याद रखना है? कोई जरूरत नहीं याद करने की, आप इस रिएक्शन को याद रखिए, सिंपल ओवरऑल रिएक्शन याद रखिए। तो रिएक्शन हो जाएगी डिस्चार्जिंग रिएक्शंस, PbO2 ट्वाइस H2O, ये आप लिख ही देंगे, PbSO4 ट्वाइस H2O। ये होगी आपकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। अगर आप इनको सेग्रीगेट कर सके तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो केवल आप ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड अप टू इट डेंसिटी डिक्रीज लेस देन 120, यानी जब आप बैटरी डिस्चार्ज करेगी, यानी जब लाइट चली जाएगी, बैटरी का यूज होगा, बैटरी कंज्यूम होगी, तो उसके जो एसिड प्रेजेंट एसिड है उसकी जो डेंसिटी वो डिक्रीज कर जाएगी और पहुंच जाएगी 1.20 तक, 1.20 सेंटीमीटर क्यूब। द बैटरी नीड्स रिचार्जिंग, इसका मतलब है बैटरी क्या चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ स्टार्टिंग में जब बैटरी लाते हैं तो 8 आवर्स 10 आवर्स 6 आवर्स चलती है, लेकिन जब आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर या 2.5 ईयर जब बैटरी जब होती है वो मुश्किल से 2 आवर्स 1 आवर्स चलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसमें जो एसिड है, एसिड आपकी एसिड की डेंसिटी 1.20 से नीचे ली गई है। इसका मतलब है अब आप बैटरी परचेज करेंगे, अगर आप बैटरी परचेज ना करें तो आप कुछ मत करिए, उस बैटरी को खाली अगर कर सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये उसी को करना जिसको काम आता है, लेकिन अगर केमिकली देखा जाए तो अगर उसके एसिड को आप चेंज कर देंगे तो बैटरी आपकी पुराना काम कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसके जो इलेक्ट्रोड्स आपके जो कंज्यूम हो गए, इलेक्ट्रोड अगर कंज्यूम हो गए तो बैटरी आपका एसिड डालने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है, आजकल जो बैटरी आती हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी जो लाइफ होती है अगर कंजप्शन 2 या 3 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी ने लाकर रख दिया है बैटरी अपनी, तो उसका 4 साल भी चल जाए, वो इसे यूज नहीं किया है। तो कहने का मतलब है अगर डेंसिटी आपकी डिक्रीज कर गई, आप एसिड बदल सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड्स आपके कंज्यूम हो गए तो ये एसिड भी वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको बैटरी चेंज करनी है, सिंपल थिंग। अब बात करते हैं हम रिचार्जिंग बैटरी की, यानी कि अब लाइट आ गई है और अब आपका बैटरी रिचार्ज होगी। तो बैटरी चार्ज कैसे होती है? बाय एक्सटर्नल सोर्स, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे बेटा मैंने एक कुछ नहीं किया, सिंपल सा किया है। ये जो एनोड है यानी कि जो हमारा एनोड है बैटरी वाला, ये बैटरी के कॉन्सेप्ट में रिएक्शन लिखी गई है।
लेकिन आप कहोगे सर वहां तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो एनोड और कैथोड बैटरी के कॉन्सेप्ट में लिखे गए हैं कि जो पहले थे वही चीज यहाँ होगी। इसका मतलब क्या किया, टर्मिनल चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बनता है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी बैटरी को रिचार्ज करता है। फिर समझ लीजिए, जब बैटरी रिचार्ज होगी तो उसके जो आपके एनोडिक और कैथोडिक एंड हैं वो आपके अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे। अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे तो जो एनोड था वो कैथोड बन जाता है, जो कैथोड है वो एनोड बन जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इन द कंसर्न विद द बैटरी के अकॉर्डिंग लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बेटा सिंपल सी ये है कि इट इज द कैथोड। बट लेकिन हमने कंसर्न किसका लिया है, बैटरी का। तो बैटरी में जो एनोड है वही एनोड रहेगा, हमने अपोजिट टर्मिनल कर दिए हैं, तो सीधी बात है PbSO4 यानी जो है ये पहले जो रिएक्शन थी क्या कर रहा है बेटा, ये देखिए ये एनोड था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसी को अपोजिट लिख दीजिए आप सेम, यानी PbSO4 लेफ्ट में आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट बन जाएगा। ये देख लीजिए सेम आपका, इसका मतलब ये रिचार्जिंग हो रही है इसी कैथोड में, जो राइट हैंड साइड है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है PbSO4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन PbS सल्फेट ये बन जाता है, तो फिर ये बन जाता है। यानी कहने का मतलब आपने देखा होगा आप कभी कभी अपने बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, तो दिस इज द एडिशन ऑफ डिस्टिल वाटर, उससे भी बैटरी आपकी लाइफ बढ़ जाती है और डेंसिटी मेंटेन हो जाती है एसिड की। तो सिंपल सी है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये आपकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन का रिवर्सिबल है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन का रिवर्सिबल। ये देखिए PbS PbO2 twice H2SO4 एरो PbSO4 twice H2O, जस्ट इट इज अ रिवर्स। देख लीजिए, इसका मतलब है अगर आप एक रिएक्शन याद रखेंगे, याद यू हैव लर्न डिस्चार्जिंग रिएक्शन या रिचार्जिंग रिएक्शन, तो आप कुछ नहीं करना, एक रिएक्शन को लिखना, डिस्चार्जिंग को याद कर लीजिए, और ये एरो है, एरो की जगह पर आप रिवर्सिबल लगा देंगे, रिवर्सिबल साइन लगा देंगे, तो रिचार्जिंग साइन, रिचार्जिंग रिएक्शंस और डिस्चार्जिंग रिएक्शन दोनों ही हो जाती हैं। फिर समझिए, रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही हो जाती हैं अगर आप यहाँ रिवर्सिबल साइन लगा देंगे तो। किसमें, आप अपने जो डिस्चार्जिंग जो रिएक्शन है उसके अंदर, यानी एक ही रिएक्शन याद रखिए, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो इसमें रिवर्स रिएक्शन हो जाती है कब, जब बैटरी रिचार्ज होती है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके टर्मिनल को अपोजिट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो एनोड है कैथोड बन जाता है, कैथोड एनोड बन जाता है। देखिए ये एनोड है, एनोड पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपकी जो टर्मिनल है वो अपोजिट हो गया है। सेम यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ भी टर्मिनल अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शंस हैं, अगर आप एक रिएक्शन याद रखेंगे तो उसमें आप दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं, जस्ट अप्लाइंग द रिवर्सिबल साइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Lead storage battery acts as a voltaic cell as well as electrolytic cell. Why? How? मैंने बताया lead storage battery voltaic cell means galvanic cell या electrochemical cell, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ध्यान समझना, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी वर्क करती है वोल्टेक सेल का या गैल्वेनिक सेल का, लेकिन जब बैटरी रिचार्ज होती है तो बैटरी वर्क करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो सिंपल थिंग है कि ये क्वेश्चन आता है कैसे, तो कैसे प्रूव करोगे आप इसको कि लेड स्टोरेज बैटरी एक्ट एज वोल्टेक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको जो इन्वॉल्व रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है, वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। तो इसका वही उसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, व्हेन इट यूज्ड टू स्टार्ट द इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल एक्ट एज वोल्टेक सेल। जब आप अपने किसी भी व्हीकल का अपना इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टार्ट करते हैं तो बैटरी अगर वीक, आपने देखा होगा जब बैटरी वीक हो जाती है तो आपकी बाइक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसका मतलब है उसकी डेंसिटी खत्म हो गई है, वो खराब हो गई है, तो क्या करेगा, वो वोल्टेक सेल वर्क करता है एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी गैल्वेनिक सेल आल्सो, डायनेमिक सेल ही बोल सकते हैं इसको हम।
तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्ट यूज होती है तो उसमें आपका इंजन स्टार्ट होता है। और जब वो आपके ड्यूरिंग द रिचार्ज, जब एक बार वंस आपका बैटरी वंस योर इंजन स्टार्ट, तो वो उस जगह फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्क करती है। आपने देखा होगा अगर आपकी बाइक में या गाड़ी में बैटरी आपकी डिस्चार्ज है, तो बाई चांस अगर किसी वजह से वो स्टार्ट भी हो जाती है, तो जब आप गाड़ी चला के घुमा के रखते हैं तो बैटरी लगभग आपकी रिचार्ज हो जाती है। जैसे वहाँ पे जो पोजीशन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये बेटा जो एग्जांपल है, आपको क्या है, इसको जो वेरीफाई करना है वो आपकी जो रिएक्शंस हैं, चार्जिंग रिएक्शन और डिस्चार्जिंग रिएक्शन को लिखना है। केवल एक रिएक्शन लिखनी है, उसमें आप अगर रिवर्सिबल का साइन लगा देंगे तो दोनों रिएक्शन आपकी कंसीडर हो जाएंगे। ये आपका एक give the reaction lead storage battery when it behave like a galvanic cell। तो क्या लिख रहा है, when reaction give the reaction, कौन सी रिएक्शन देनी है बेटा आपको, गैल्वेनिक सेल वाली, यानी कहने का मतलब है जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है वो रिएक्शन आपको देखनी है। लेकिन अगर मैं कह दूं अगर गिव द रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो फिर आपको डिस्चार्ज, आपको रिचार्जिंग रिएक्शन देनी है। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ न्यू टॉपिक, कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसमें हम जो पढ़ेंगे कोरोजन की डेफिनेशन पढ़नी है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन पढ़ना है, एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ना है। लुब्रिकेंट सिलेबस में नहीं है, ये इसमें हटा दिया, लेकिन इस यहाँ से नहीं हटा है तो कोई बात नहीं। केवल इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, कोरोजन की डेफिनेशन, कोरोजन की थ्योरी एंड उसका प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन द आर्टिकल। तो टॉपिक कवर्ड इन कोरोजन। कोरोजन डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोजन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज और इंक्रीज। थ्योरीज ऑफ कोरोजन, इसमें 3 थ्योरी आप हैं, लेड वो एसिड थ्योरी, डायरेक्ट केमिकल अटैक थ्योरी, इट इज आल्सो नोन एज ड्राई थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इट इज आल्सो नोन एज बैड थ्योरी। और ये जो बैड थ्योरी है, इसी में 2 ये सब हेडिंग्स हैं, इन एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपका है प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ कोरोजन। तो लुब्रिकेंट सिलेबस जो नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, कोरोजन, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन, थ्योरीज ऑफ कोरोजन में 3 थ्योरी, एसिड थ्योरी, डायरेक्ट केमिकल और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। लेकिन एसिड थ्योरी हम बता देंगे, लेकिन इट इज नॉट इन सिलेबस। डायरेक्ट केमिकल अटैक भी थ्योरी में नहीं है, इट इज नॉट इन सिलेबस। तो आपको क्या पढ़ना है, ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बेटा गारंटी के साथ या तो दोनों मिलते हैं या एक मिलता जरूर है। इट इज थ्योरी और कंट्रोल ऑफ कोरोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, द स्लो स्पॉन्टेनियस डिटोरिएशन of metal surface due to their interaction with certain environment is called corrosion। ये तो बहुत sophisticated definition हो गई। तो सिंपल सी बात है, it is the chemical decay, it is the chemical decay of article with interaction of environmental condition। क्या है बेटा, इट इज अ केमिकल डिके ऑफ आर्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। और मेन थिंग है एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड आपका आर्टिकल, जब दोनों आप आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो बेटा होगा आपका डिटोरिएशन या डिके। और डिटोरिएशन डिके का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, आपका जो मेटल आर्टिकल है वो आपका ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, आपका कोरोजन हो जाएगा। कहने का मेरा इतना सा है कि जब भी कोरोजन होगा तो ऑक्सीडेशन फिजिबल होता है। और अब मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन अगर फिजिबल है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोडिक एंड, टेक्स प्लेस एट एनोडिक एंड, एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोडिक एंड। ये दोनों ही चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेंगी। और अगर वो दोनों चीज आपको याद है, जब एनोडिक एंड आपको मिल जाता है, कैथोडिक एंड आपको मिल जाता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिकल जो आपका कंडक्टिंग मीडियम है, और कंडक्टिंग मीडियम जो प्रोवाइड करता है वो करता है एनवायरमेंट। मैंने कंडक्टिंग मीडियम बताया था स्टार्टिंग में, ऑफ एसिड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस और बाय प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यानी 3 आपके फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। पहला प्रेजेंस ऑफ एसिड, दूसरा प्रेजेंस ऑफ बेस, तीसरा प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन की बात हम नहीं करेंगे। रीजन इज दैट कि हमें एनवायरमेंटल कंडीशन से बात करनी है। तो आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन मे बी डिक और एसिडिक, चाहे वो अर्थ के नीचे हो या अर्थ के ऊपर हो। आपने देखा भी होगा सॉइल का जो पीएच है आपका 7 लेस देन 7 होता है, यानी एसिडिक होता है। और जब भी किसी आयरन आर्टिकल को आप इसमें नीचे अंडरग्राउंड यानी वाटर सप्लाई लाइन होती है या इलेक्ट्रिकल लाइन होती है या और भी कोई लाइंस हैं, तो उसको कोरोड कर देता है। ओनली के किसकी वजह से? द प्रेजेंस ऑफ मेटल आर्टिकल एंड प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ऑल द ऑलमोस्ट एक्सेप्ट, आपने देखा होगा एक चीज, ये जो लाइन इसका मतलब इतना है कि आप अबव द हाइड्रोजन, कल मैंने बताया था अबव द हाइड्रोजन जितनी मेटल्स हैं एक्ट एज एनोड, और बिलो द हाइड्रोजन जितनी मेटल एक्ट एज अ कैथोड। सो बिलो द हाइड्रोजन जो भी मेटल्स है, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, ये सब आपकी, ये गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपके कैसे हैं बेटा? नोबल मेटल, जो बोलते हैं। कि नोबल मेटल का मतलब इतना है कि कोरोजन इनका नहीं होता, होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर 99% में नहीं हो रहा है तो 1.1% हो रहा है, इसको हम कोरोजन नहीं बोलेंगे। फिर इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए 1 साल के 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए किसी आर्टिकल को, अगर उसमें वो गल जाए, आपका रस्ट लग जाए या कुछ हो जाए, इसका मतलब वो कोरोजन हो गया। तो आपकी जो हाइड्रोजन नीचे वाली जो मेटल है, दे आर नोन एज नोबल मेटल, क्योंकि उनमें जो रेट ऑफ कोरोजन की जो रेट है, दैट इज वेरी 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 लेस। आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। आपने देखा होगा जब किसी आयरन आर्टिकल को हम ऐसे ही छोड़ दें पड़ा हुआ एनवायरमेंट में, तो उसमें रस्ट लग जाती है। और रस्ट का मतलब इतना है, अगर प्योर आयरन मेटल है तो वो अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, राइट। अब रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स का मतलब है दैट इज नॉन एज आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड में आप अगर बैलेंसी वाइज बात करें तो आयरन 2 बैलेंसी में आपको मिलता है, +2 और +3, यानी कि फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, और कॉम्बिनेशन बन जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये देखने एग्जांपल दिख रहा है, आयरन का एक पाइप है जिसके अंदर ये रस्टिंग हो गई है। अब एक बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ एजी। टार्निशिंग ऑफ एजी का मतलब है रस्टिंग ऑन सिल्वर। जो सिल्वर आर्टिकल होते हैं आपके, हो तो जहां भी जान बनी होगी वहां पर ब्लैक आपका एक स्पॉट आ जाएगा। अगर आप बने हुए हैं तो अगर आर्टिकल आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि उस पर जो सिल्वर का जो आर्टिकल है उस पर डिजाइन जहां बनी हुई है वहां पर, यानी यह कट्स है वहां पर। इसी तरीके से अगर कॉपर मेटल है आपका, कॉपर, ये आपके कोरोजन के फैक्टर्स हैं। पहला नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा कोरोजन, दूसरा नेचर ऑफ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर नेचर मेटल की कैसी है और नेचर एनवायरनमेंट की कैसी है, अगर दोनों ही सुटेबल हैं तो कोरोजन का रेट बहुत कम हो जाएगा। पहली चीज है पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी मैं कल डिस्कस कर चुका था। पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है वही अबव द हाइड्रोजन, जितना उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा वो मेटल उतना ही ज्यादा कोरोड होगा। अगर थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे अगर आपका जिंक है और मैग्नीशियम है, तो मैं इनकी डिस्कस करूं जिंक और मैग्नीशियम में अगर पोजीशन देखें तो आपका जो मैग्नीशियम है वो जिंक से ऊपर रहता है। इसका मतलब है मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में ज्यादा है, और जिंक का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव में थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ कोरोजन दोनों मेटल की बात की जाए तो उसमें जो आपका रेट ऑफ कोरोजन जिंक में कम होगा और मैग्नीशियम में ज्यादा होगा। क्यों? उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में ज्यादा है। किसका? मैग्नीशियम का। प्योरिटी ऑफ मेटल, अगर मेटल प्योर है तो रेट ऑफ कोरोजन कम होगा। अगर आपका प्योर मेटल है तो रेट ऑफ कोरोजन आपका कम होगा। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, अगर ये प्योर हैं तो इनमें रेट ऑफ कोरोजन ना के बराबर होगा, कम होगा। रिलेटिव एरियाज ऑफ एनोड कैथोड, रिलेटिव एरिया मतलब यह है कि एरिया ऑफ द एनोड एंड एरिया ऑफ द कैथोड। तो इसमें कंपैरेटिव देखते हैं, अगर कैथोड का एरिया कम है
ध्यान से समझना मेरी बात को। द कैथोड एरिया इज लेस देन दैट ऑफ द एरिया ऑफ द एनोड। इसका मतलब एनोड का एरिया ज्यादा है यहाँ पर और कैथोड का एरिया कम है, इसका मतलब है रेट ऑफ कोरोजन कम होगा। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, इम्प्योरिटीज पर, पीएच वैल्यू पर। टेम्परेचर आप जानते हैं कि अगर इसे टेम्परेचर मिल गया तो आप जानते हैं द रेट ऑफ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ कोरोजन बढ़ेगा या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी भी यही करती है, ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज करेगा। अगर आपका इम्प्योरिटीज हैं, अगर इम्प्योरिटीज की आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ कोरोजन बढ़ेगा। पीएच वैल्यू अगर एसिडिक को बिलोंग करती है, एसिड वैल्यू को बिलोंग करती है यानी कि बिलो 7 है तो आपका रेट ऑफ पीएच का मतलब बेटा यहाँ पर यह है कि पीएच बिलो 7, इसका मतलब क्या है, ये बढ़ेगा घटेगा। बिलो 7 अगर नीचे की तरफ जाएगा, अगर एसिड की स्ट्रेंथ देखी जाए तो बेटा वो, इसका मतलब अगर जितना पीएच आपका कम होता जाएगा उतना आपका एसिड नेचर बढ़ता जाता है। तो एसिड नेचर बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से पीएच आपका कोरोजन बढ़ता जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपके मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मेटल, पोजीशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज। तो क्या लिखा है, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन हैविंग द मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीजन ऑफ द मोर कोरोजन। इसका यहाँ बेटा देखिए, यहाँ पर जो आपकी ईसीएस बनी हुई है वो अपोजिट बनी हुई है। मैंने क्या दिखाया था, ये लिथियम सोडियम वाला पार्ट ऊपर था और ये वाला पार्ट नीचे था। तो अगर बिलो कह रहा है इसका मतलब है ये ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा है। कल जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सीरीज में दिखाई थी उसमें क्या था, उसमें ये वाला पार्ट जो बिलो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो ऊपर था और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे था। तो इसी कंडीशन की वजह से कह रहा है कि ये जो लाइन है बेटा, ये केवल इसी लाइन की वजह से है कि इस सीरीज के कॉन्सेप्ट में, कि इस सीरीज में ये नीचे है इसलिए ब्लू लिख दिया है इसने। इसका मतलब है अगर मैं हम पुरानी सीरीज की बात करें तो यहाँ बोले मेटल्स एव द हाइड्रोजन हैविंग द मोर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन हैंस मोर कोरोजन अकर। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल हैं उनमें ऑक्सीडेशन जो टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि वो मोर एनोडिक हैं कंपेरेटिवली बिलो ऑफ द हाइड्रोजन मेटल्स, तो उनका रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज करेगा। ये आपका प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी ऑफ मेटल, ए प्योर मेटल इज मोर कोरोजन रेजिस्टेंट देन द इम्प्योर मेटल। अगर आपकी प्योर मेटल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोरोजन को रेजिस्टेंट करेगा, यानी कोरोजन रेट ऑफ कोरोजन कम होगा या ना के बराबर होगा देन इम्प्योर मेटल। अगर इम्प्योर मेटल है तो बेटा आपकी जो कोरोजन रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाता है क्योंकि इम्प्योरिटी की क्वांटिटी रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करती है। देखिए द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। अगर जितनी इम्प्योरिटी आपकी ज्यादा प्रेजेंट होंगी उतना ही रेट और एक्सटेंट ऑफ कोरोजन आपका इंक्रीज करेगा। ये है आपका रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो देख लीजिए, इसमें मैंने बताया आपको पहले ही, एनोड एरिया आपका जो कैथोड का एरिया है वो कम होना चाहिए देन एनोड। मतलब की बात सिंपल सी इतनी है, एनोड का एरिया कितना ज्यादा क्यों ना हो जाए, जब तक कैथोड एरिया वहां नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब है एक कैथोड का एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, कम। यानी कैथोडिक एरिया इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द एनोडिक एरिया ऑफ द एनोडिक एरिया। इसका मतलब ये है बच्चा कि कैथोड अगर मेटल का एरिया हम कम करें, कम होगा तो रेट ऑफ कोरोजन कम होगा, लेस रेजिस्टेंस मींस डिक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। अगर कैथोडिक आपका एरिया बढ़ जाए तो स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है द कोरोजन रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड्स ऑन द कैथोडिक एरिया एज वेल एज एनोडिक एरिया। इसका मतलब रेट ऑफ कोरोजन कम करने के लिए हमें कैथोड एरिया कम रखना पड़ेगा, या रखना क्या पड़ेगा, अगर कम होगा तो आपका रेट ऑफ कोरोजन लेस होगा। अब आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें टेम्परेचर आपका है, मैंने पहले बताया कि रेट ऑफ रिएक्शंस, और यहां पर है कोरोजन, ये डायरेक्टली टू टेम्परेचर। आपने देखा होगा अगर किसी भी रिएक्शन का हमें रेट बढ़ाना है तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हीट थर्मल एनर्जी देते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्शन क्या है, कोरोजन है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोरोजन हमारा इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो कोरोजन हमारा डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर भी कह सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी मीन्स सिंपल से जो मेन हमारा जो कंसर्न है वो वाटर से है। रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एटमॉस्फेयर, यानी मॉइस्चर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है या मॉइस्चर ज्यादा है तो रेट ऑफ कोरोजन बढ़ता है। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी सॉल्ट को किसी वाटर में डिजोल्व करना चाहें, अगर सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है तो हम उसे थोड़ा सा वाटर बढ़ा देते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, रेट ऑफ कोरोजन कम करने के लिए ह्यूमिडिटी लेस एटमॉस्फेयर की रेट करना है, यानी जहां ह्यूमिडिटी कम हो या ना हो, नहीं होगा तो कोरोजन होगा ही नहीं, अगर है तो कम होना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा डिक्रीज हो जाता है अगर ह्यूमिडिटी लेस है तो। impurities, presence of impurity like CO2, H2S, SO2, acid fumes, इसका मतलब ये CO2 है, H2S है, SO2 है। अगर अगर यहाँ पे वाटर आ जाता है तो CO2 बन कार्बोनिक एसिड, यानी एसिड फॉर्म्स करते हैं ये सारी फ्यूम्स, तो इसका मतलब है रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज करता है, यानी इंप्योरिटीज आ गई तो रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज कर जाएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ इंक्रीज द इंप्योरिटी इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। अब बात करते हैं यहाँ पीएच। इन एसिडिक मीडियम कोरोजन मोर देन दैट ऑफ अल्कलाइन मीडियम। पीएच अगर बेटा 7 है, ध्यान समझना, तो ये 7 है तो ये वैल्यू 1/7 हो गई, अगर 3 है तो 1/3 हो गई, और अगर 4 है तो 1/14 हो गया, और 14 है तो या 12 है तो 1/14। कहने का मतलब जितनी वैल्यू ये आपकी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, इसका मतलब ये है अगर कोरोजन हम पीएच हमारा एसिडिक मीडियम है तो रेट ऑफ कोरोजन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा एल्कलाइन मीडियम है यानी 7 से ऊपर है पीएच, तो आपका जो कोरोजन है वो डिक्रीज कर जाएगा। Now, theories of corrosion. 3 important theories we have already discussed. Corrosion theory, wet theory of corrosion. This is also known as electrochemical theory. क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल का नाम आया बेटा, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल फॉर्म होता है, और गैल्वेनिक सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो रहा है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। और एक ड्राई थ्योरी ऑफ कोरोजन, यहाँ पर मॉइस्चर फ्री होता है, मॉइस्चर नहीं होता, इसमें डायरेक्ट ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। इसमें एसिड थ्योरी है, ये होती है प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं, तो बोलते हैं थ्योरी ऑफ एसिड कोरोजन। एसिड थ्योरी, बाय द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूड एक्शन ऑफ O2, CO2 एंड मॉइस्चर फॉर्मिंग एसिड्स। आपने देखा होगा CO2 है, मॉइस्चर है, मिला के आपके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड बन गया तो बेटा आपका रेट ऑफ कोरोजन आपका इंक्रीज कर जाएगा, यानी मेटल आपका जल्दी डिग्रेड होगा। इसी तरीके से डायरेक्ट केमिकल अटैक थ्योरी और ड्राई थ्योरी, बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई गैसेस अराउंड मेटल सरफेस। अगर आप जैसे मान लीजिए डायरेक्ट अटैक का मतलब अगर कहीं Cl2 है या आयोडीन है या कोई और मेटल कोई और एलाइड है, यानी ड्राई है, इसका मतलब बेटा ये ऐसा नहीं है कि सब जगह होगा, जहां आपकी Cl2 बन रही होगी वहां होगा, जहां आयोडीन बन रहा होगा वहां ज्यादा होगा। तो अगर ये हेलोजन गैसेस हैं तो आपको इसे बोलते हैं ड्राई थ्योरी, यानी विदाउट प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो यानी डायरेक्ट आपका मेटल क्लोराइड या मेटल आयोडाइड या मेटल हैलाइड्स, अगर जनरल बात की जाए मेटल हैलाइड बन जाएगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये आता है और इसके प्रिवेंशन आते हैं, ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, नस्ट थ्योरी, ये नस्ट थ्योरी वो, क्योंकि नस्ट थ्योरी आपका कहाँ से आई, गैल्वेनिक सेल कहाँ से आया है, नस्ट थ्योरी से। इसका मतलब है ये नस्ट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू पास इनटू इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, ये आपकी नस्ट थ्योरी है, अगर किसी हम उसके सॉल्ट किसी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में कर देंगे तो वो डेंजरस हो जाती है। तो इसका मतलब बेटा आपको जो इस थ्योरी के लिए आपके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा
टू डिसिमिलर मेटल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, अगर दो डिसिमिलर मेटल एक साथ में आएंगे तो ये कोरोजन होगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एनोडिक एरिया, अगर एनोडिक एरिया डेवलप हो जाता है तो आपका ये कोरोजन होगा। प्रेजेंस ऑफ कैथोड एरिया, अगर कैथोड एरिया भी डेवलप हो जाए तो ये कोरोजन होगा। अगर इन तीनों चारों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कोरोजन नहीं होगा। ध्यान समझना मेरी बात को। व्हेन कंडक्टिंग लिक्विड इज कांटेक्ट विद द मेटल, इसका मतलब है कंडक्टिंग मेटल भी, कंडक्टिंग मीडियम भी होना चाहिए। कंडक्टिंग लिक्विड या कंडक्टिंग मीडियम, मीडियम मींस कोई भी एसिड की प्रेजेंस या बेस की प्रेजेंस या किसी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन की प्रेजेंस आपको प्रोवाइड कराएगा कंडक्टिंग मीडियम। तो इसका मतलब मेटल नंबर 3 एरिया, नंबर कंडक्टिंग मीडियम, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया। अगर ये है तो है, अदरवाइज कोरोजन नहीं होगा। क्यों? अगर ये तीनों देखिए, इसको तीनों चीज देख लीजिए, ये हमारे गैल्वेनिक सेल बन जाता है। अगर गैल्वेनिक सेल को कंपेयर करें इससे, तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में एनोडिक एरिया होता है, कैथोडिक होता है और आपका कंडक्टिंग मीडियम यानी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो अगर आपका गैल्वेनिक सेल बनेगा, और गैल्वेनिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल बन जाएगा तो कोरोजन गारंटी के साथ होगा। तो मोस्ट ऑन द लाइन एक ये लाइन और है, एट एनोडिक एरिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी एनोडिक एरिया पर हमेशा ऑक्सीडेशन, आपका ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज। ये देखिए कोरोजन ऑफ आयरन, एग्जांपल हमने लिया आयरन, यहाँ पर टेक्स प्लेस देयर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो सकती है और ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी। एट एनोड, एनोड देखिए, एनोड हमारा यही होगा, आयरन है, आयरन इज ऑलवेज एनोड। अगर कोरोजन हो रहा है आयरन का तो आयरन, ये आपको ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ हुआ बेटा? एनोड पर हुआ। एनोड पर कौन है? आयरन है। कैथोड पर क्या होगा? आपने देखा होगा, द इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एट एनोड कंडक्ट द कैथोड एंड रिस्पॉन्सिबल टू कैथोडिक रिएक्शंस। लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिख रहा है, तो वाटर वहां मॉइस्चर होगा ही होगा, तो बन जाता है 4 हाइड्रोक्साइड आयन। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में। ऑक्सीजन है तो ये हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होगा। यानी जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है एनवायरमेंट के अंदर, वाटर भी वहां होगा, तो बेटा ये आपके 4 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। तो इसे बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ऑक्सीजन है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और यह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का मतलब सेम है। यानी कहने मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका वाटर की प्रेजेंस में ऑलरेडी होगी तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे, तो बनेगा आपका, ये देख लीजिए। फिर ये आप इसको इस तरह से भी दिखा दो, ये है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर होगा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोलिक प्लेस। फिर समझ लीजिए, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा। तो इसे बोलते हैं O2 एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। ये दोनों ही रिएक्शन हमने एक साथ यहाँ शो कर दिए हैं। तो इसका मतलब जो रिएक्शन आपका आगे चले, ये जो आयरन है ये इसके साथ यहाँ रिएक्शन करेगा, या फिर अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये आयरन है, उसको यहाँ रिएक्शन करेगा। तो अल्टीमेटली होगा आपका आयरन का डिग्रेडेशन। ये फिगर देख लीजिए, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो देख लीजिए, ये आपकी ऑक्सीजन ऑलरेडी है, वाटर यहाँ पर है, तो रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। रिएक्शन ऑलरेडी, 2 रिएक्शन ऑलरेडी वहां दिखा चुके हैं, ओवरऑल रिएक्शन ये यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसको, आपके पास स्लाइड्स रहेंगी, आप आपके इम्पोर्टेंस पे जाके वहां से वीडियो बार देख सकते हो। मैं एक काम और करूंगा, इस वीडियो का आपका जो लिंक है एक आपके गूगल क्लासरूम पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको कर लेना, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी डाल दूंगा। जैसे जो भी आपको इजी लगे वहां से आप इसको कर लीजिए। गूगल क्लास पर ना जाना चाहें, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको कर लीजिए। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस था, ये अब्सेंस है। तो अब्सेंस ऑक्सीजन रिएक्शन ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं वहां पर, ये ऑलरेडी रिएक्शन दोनों हम पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन हुई थी अब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन में, ये इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ था, ये रिएक्शन देख लीजिए। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो हाइड्रोजन यूज हुआ था, तो ये आयनाइज हो जाता है। यानी ये रिएक्शन आपको दिखाना है।
ये देख लीजिए, फार्मूला ऑफ रस्ट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है तो रिएक्शन हमारा ये होगा, 2SOH बनेंगे और ये बन जाएगा आपका फेरस हाइड्रोक्साइड को बनेगा, इसे बोलते हैं FeOXH2 ब्लैक रस्ट, यानी ब्लैक रस्ट बनेगा। अगर मान लीजिए एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आपका जो आयरन सेकंड, जो पहले क्या हुआ, आयरन सेकंड में कन्वर्ट हुआ, आयरन सेकंड आपका Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे ध्यान समझने वाली बात यह है, आपने देखा होगा जो वहां पे आयरन केवल आयरन सेकंड तक गया था, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो इट इज कन्वर्ट इनटू द आयरन थर्ड, यानी सप्लाई ऑक्सीजन एक्सेस में है तो आयरन आपका आयरन थर्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन पहले आपका आयरन सेकंड में जाएगा, फिर आयरन थर्ड में जाएगा। तो इसे बोलते हैं, ये रिएक्शन है आपकी Fe3 प्लस थ्राइस OH FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 XH2, इसे बोलते हैं रेड रस्ट। अगर हम केवल इसको और इसको मिला दें, FeO और Fe2O3 मिला दें तो बनता है Fe3O4, Fe3O4 ये आता है आपका, इसे बोलते हैं जनरली आयरन रस्ट। ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज कोरोजन? डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन आपकी हो गई, इट इज द केमिकल डिके ऑफ आर्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, और वी कैन से इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ environmental conditions, or we can say the deterioration of metal in presence of surroundings. Surrounding means environmental conditions. Give the condition in which the wet condition, wet corrosion occur. अब ये बताइए बेटा, wet corrosion कब occur होता है? सबसे पहली चीज कब? जब आपका नंबर 1 एनोडिक एरिया होगा जो पहले बताया था, नंबर 2 कैथोडिक एरिया होगा, नंबर 3 आपका कोई कंडक्टिंग मीडियम होगा। तो ये तीनों कंडीशन आ जाएंगी तो आपका वेट कोरोजन हो जाएगा। और मैं सबसे अच्छी चीज ये है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अकर होगा तो वेट कोरोजन होगा। और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अकर कब होगा? जब आपके एनोडिक एरिया मिलेगा, कैथोडिक एरिया आपको मिलेगा, कंडक्टिंग मीडियम आपको मिलेगा, तो तब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा आपका वेट कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन अकर एनोड का मेटल, कोरोजन अकर कहाँ होता है? ऑलवेज एट एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। अगर रिडक्शन होगा तो मेटल डिग्रेड नहीं होगा, और अगर एनोड होगा तो मेटल डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आयरन है, आयरन का अगर एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, यानी सॉलिड आयरन से आयोनिक आयोनिक आयरन बनता है। तो इट मीन इट्स अ डिग्रेडेशन, और इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कहाँ? एट एनोड। Wet theory of corrosion also called electrochemical theory. Wet theory is also called wet theory of corrosion. Which factor affect the corrosion? तो बेटा there are two factors. एक फैक्टर है on the basis of metal या nature of metal, दूसरा है on the nature of the environment. इसमें सब पार्ट है। पहला है आपकी position of metal in the ECS, दूसरा है purity of metal। तो इस तरीके से आप वहां से पढ़ लीजिए, तो इसका आंसर ये हो गया, ये कुछ नहीं है। ये आपका फ्यूज स्कूल है .com से लिया गया है। ये थोड़ा सा आपका देखिए कहीं आपके कोरोजन हो रहा है तो इसमें ये फ्यूज आपका पावर्ड, ये देखिए क्या केमिकल हैं, ये आपका सीधा है बेटा कि ये जो टॉपिक है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, बैटरी इंपॉर्टेंट है, आपका कोरोजन का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिवेंशन आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको वहां से। फिलहाल ये मैंने थ्योरी बताया आपको कोरोजन का, और प्रिवेंशन बचा है। प्रिवेंशन में कल लेक्चर में लूंगा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। और इससे पहले मैंने आपको थर्मोडायनेमिक फंक्शन बताए गए स्टडी वाले लेक्चर में। थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट है, एंड गैल्वेनिक सेल, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, आपका थ्योरी ऑफ कोरोजन, फोर्थ वन आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये 4 क्वेश्चन
ऐसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनते हैं और चारों में से 2 आपको गारंटी के साथ एग्जाम में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।